हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो देखिए, ये जो है इकोलॉजी से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, पारिस्थितिकी से। और जो इकोलॉजी और जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का, तो उसके आधार पर जो है एक क्वेश्चन आंसर बनाया गया है और मेरे हाथ का बनाया हुआ नोट से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्रोमोगैनान मानव था। क्रोमोगैनान मानव था। क्रोमोगैनान मानव कौन था? सर्वाहारी। क्रोमोगैनान मानव कौन था? सर्वाहारी। ठीक है, क्रोमोगैनन मानव कौन था? सर्वाहारी। ठीक है। कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, यह कहलाते हैं। कुछ कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग। क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग। कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों को स्पष्ट नहीं होता, क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग। ठीक है। संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित स्टे मानव शरीर की अवशेषीय रचनाओं में प्रदर्शित करता है? उच्च कशिकाएं, वर्मीफार अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव की पेशियां। ठीक है। कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है? बोन्स अवशेषीय अंग नहीं है। कौन सा एक मानव अवशेषीय अंग नहीं है? घाटी ढापन, इपिग्लोटिस, याद रखिएगा कि अवशेषीय अंग नहीं है। और अवशेषीय अंग कौन कौन से हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये 5-6 अवशेषीय अंग दिए गए हैं, इसको आप अपने नोट्सबुक पे नोट कर लीजिएगा, नहीं बार बार भूल जाता है। कौन कौन है? निमेशिक पटल, ये अवशेषीय अंग है। वर्मीफार अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। कोक्सिकस, कोक्सिकस क्या है? अवशेषीय अंग है। कृमि रूप परिशेषिका, ये क्या है? अवशेषीय अंग है। चंद्रार्थ बलन, चंद्रार्थ बलन क्या है? अवशेषीय अंग है। कर्ण पल्लव की पेशियां, ये क्या है? अवशेषीय अंग है। तो इतने आपके निमेशक पटल हुए, वर्मीफार अपेंडिक्स हुए, कोक्सिकस हुए, कृमि रूप परिशेषिका हुआ, चंद्रार्थ बलन हुआ, कर्ण पल्लव की पेशी हुआ, ये सब आपके अवशेषीय अंग है। अब देखिए, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन होता है भौगोलिक पृथक्करण के कारण। किसके कारण होता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन? स्पेसिएशन किसके कारण होता है? भौगोलिक पृथक्करण के कारण। होमोसेपियंस प्रकट हुआ केवल, होमोसेपियंस कब प्रकट हुआ? केवल 10,000 वर्षों पूर्व। इनमें से कौन हाल में खोजा गया वर्टिब्रेट जीवाश्म है? इसमें से कौन सा हाल में खोजा गया वर्टिब्रेट जीवाश्म है जिसमें कार्पल्स पाए जाते हैं और जो मत्स्य यानी मछली और टेट्रापोज के बीच की एक मिसिंग लिंक्स माना गया है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिक्टोलिक। क्या बोलते हैं? टिक्टोलिक। टिक्टोलिक जो होता है मछली और 4 पैरों से चलने वाले जीव यानी टेट्रापोडा के बीच की जो है मिसिंग लिंक्स है। पेरीपेटस एक संयोजन कड़ी है, किसके मध्य होता है? पेरीपेटस एक संयोजक कड़ी जो होता है, यह होता है एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य में। किसके द्वारा होता है? एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य में। आगे देखिए, इक्थियोस्टोगमा में मत्स्य एवं उभयचर दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, यह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इक्थियोस्टेगा में मत्स्य एवं उभयचर दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है ग्रीनलैंड में। कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड में। स्फेनोडान, स्फेनोडान जो कि जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित है? तो रिंकोसाइफिलिया। किससे संबंधित है? रिंकोसाइफिलिया से। स्फेनोडान जो है वो किससे संबंधित है? रिंकोसाइफिलिया से। और फिर देखिएगा, रेप्टिलिया और एम्फीबिया के मत्स्य की संयोजक कड़ी भी माना जाता है। किसको? स्फेनोडान को। यानी कि जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं आपके, जैसे छिपकली हुआ और मेढक हुआ, इसके मध्य की जो मिसिंग कड़ी है, इसको भी माना जाता है स्फेनोडान को। किस जंतु द्वारा ब्रेडिटली की घटना प्रस्तुत की जाती है? तो नियोसेरोटम लेमेटेरिया स्फेनोडान, मतलब इसके द्वारा यह जीवात की जो है की जाती है। इनमें से कौन सा आदि वातावरण में अनुपस्थित था? आदि वातावरण में कौन सा अनुपस्थित था? ऑक्सीजन अनुपस्थित था। ये याद रखिएगा, अमोनिया, मीथेन और नाइट्रोजन उपस्थित था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आद्य वातावरण में कौन उपस्थित था, तो नाइट्रोजन उपस्थित था, अमोनिया उपस्थित था और मीथेन उपस्थित था, लेकिन ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित था। सिम्पैट्रिक स्पीसीज वे होते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीसीज जो समान भौगोलिक भागों में रहते हैं, उसे हम सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। सिम्पैट्रिक स्पीसीज वो होते हैं जो समान भौगोलिक भागों में रहते हैं। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है विकिरणमितीय काल निर्धारण के द्वारा, यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है विकिरणमित काल निर्धारण के द्वारा। हम क्या करते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग, विकिरणमितीय काल निर्धारण के द्वारा हम करते हैं।
अब देखिए प्रश्न आगे है, अंबर है एक। अंबर क्या होता है? अंबर ज्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबर क्या है, तो अंबर है एक फॉसिल रेजिन। अंबर एक जीवाश्म रेजिन है। अंबर जीवाश्म रूप है, रेजिन स्राव का ठोस रूप है। अंबर क्या है? रेजिन स्राव का एक ठोस रूप है। हाइलोजेनी की अवधारणा किसने विकसित की? तो हीकल ने। हाइलोजेनी की अवधारणा किसने विकसित की? हीकल ने। कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है? वंश वृक्ष के अध्ययन से कैलेडोग्राम संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंश वृक्ष के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो कैलेडोग्राम। ठीक है, फिर आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ अनरेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स along parallel line of adaptation to be similar environment is called adaptive convergence। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 200 मिलियन 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रथम वनस्पतियां थीं। 200 मिलियन वर्ष पृथ्वी में कौन वनस्पतियां थीं? तो आप बताइएगा, जो है जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। फिर आगे देखिए, एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे सीनोजोइक महाकल्प में। एंजियोस्पर्म कब विकसित हुए थे? सीनोजोइक महाकल्प में एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे। किस भूवैज्ञानिक काल में आवृत्तियों की उद्भव एवं विविधता घटित हुआ? जुरैसिक में। किस भूवैज्ञानिक काल में आवृत्त बीजियों का उद्भव एवं विविधता घटित हुआ? आवृत्त बीजियों की जुरैसिक काल में। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन रूप है? कौन रूप है? ठीक है, सबसे प्राचीन कौन रूप है? कौन सा है, मतलब कौन रूप है? प्राचीन कौन रूप है? ठीक है, साइलोटम। कौन है? साइलोटम। देखो आगे इसकी व्याख्या की गई है। साइलोटम सबसे प्राचीन टेरिडोफाइट है। इसके बाद क्रमशः लाइकोपोडियम, सिलेजनेला तथा इक्विसीटम का विकास हुआ। किसका किसका हुआ? साइलोटम अगर पूछा जाए कौन सा प्राचीन कौन सा है, तो सबसे जियोलॉजिकल स्केल में सबसे प्राचीन जो होता है वो क्या होता है? साइलोटम। और साइलोटम सबसे प्राचीन टेरिडोफाइट है। इसके बाद क्रमशः लाइकोपोडियम, सिलेजनेला तथा इक्विसीटम का विकास हुआ। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट में साइलोटम आया, फिर लाइकोपोडियम आया, फिर सिलेजनेला आया, फिर इक्विसीटम आया। अंडा देने वाला स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? तो अंडा देने वाले स्तनधारियों का उद्भव ट्रायसिक काल में हुआ। किसमें हुआ? ट्रायसिक काल में। एक जीवाश्म जहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न रहे कहा जाता है पेट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है? एक जीवाश्म जहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न रहे उसको क्या बोलते हैं? पेट्रिफिकेशन। फॉसिल ऑफ द निएंडरथल नॉन वेयर फर्स्ट फाउंड इन। निएंडरथल का सबसे पहले कहां पाया गया था? तो जर्मनी में पाया गया था। ठीक है, अब देखिए क्रम कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा काल था। तो सबसे पहले जो काल आपका था आर्कियोजोइक महाकल्प था, फिर प्रोटेरोजोइक महाकल्प था, फिर पैलियोजोइक महाकल्प था, फिर मीसोजोइक था, फिर सीनोजोइक था। तो अगर महाकल्पों का सही क्रम आपसे पूछा जाए कि महाकल्पों में सबसे पहले कौन कल्प आया था, तो सबसे पहले आर्कियोजोइक आया था। देखिए मैं एरो बनाया हूं, आर्कियोजोइक पहला था, प्रोटेरोजोइक दूसरा था, फिर इसके बाद पैलियोजोइक आया, फिर मेसोजोइक आया, फिर सीनोजोइक आया। यानी सबसे प्राचीन महाकल्प अगर पूछा जाए तो कौन है? आर्कियोजोइक। और सबसे नया महाकल्प अगर पूछा जाए तो उसको कहा जाएगा सीनोजोइक। तो इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर सबसे पुराना समय कौन सा है? ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से सबसे कैम्ब्रियन जो है ये सबसे पुराना जो है समय है। ठीक है, कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है? यानी मैमेलियंस जो होते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, भैंस, जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जिनको कहा जाता है, मैमेलियंस कहा जाता है। उनका उद्भव कब हुआ? तो उनका उद्भव हुआ सीनोजोइक महाकल्प में। जो है सीनोजोइक महाकल्प में किसका उद्भव हुआ? जो है स्तनियों का। सीनोजोइक महाकल्प में किसका हुआ? स्तनियों का उद्भव हुआ। ठीक है, तो दोस्तों एक सीरीज में लेकर चल रहा हूं, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके, और आप देखते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिएगा।
और थैंक यू सो मच।